बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाज़रीन, सामईन और हाज़रीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से मुझे इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और एक बहुत ही शानदार मेहमान को लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही काबिल हैं अपने जो उनका सब्जेक्ट है, जिस फील्ड में वो काम करती हैं उसमें बहुत ही मशाक हैं और बीकन लाइट एकेडमी मेमार कैंपस के अंदर तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। तो आइए मिलते हैं मिस मुदस्सर भुट्टा से। अस्सलाम वालेकुम मिस मुदस्सर, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मिस अंदलीब, बहुत ही प्यारा तारुफ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ओके मिस मुदस्सर, मैं चाहूँगी कि मेरे जो व्यूवर्स जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, उनके सामने आप अपना एक ऐसा तारुफ रखें, एक अपनी लाइफ जर्नी बताएं जिसके अंदर उनको पता चल सके कि आज जो हमारा मेहमान है वो किस कदर लायक है, किस कदर काबिल है और उसकी क्या एक्सपर्टीज है, उसको वो जान सके। तो ओवर टू यू मिस मुदस्सर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिस अंदलीब। आई होप मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जर्नी तो एज सच अगर टीचिंग की जर्नी पूछी जाए तो ऑलमोस्ट 20 से 21 साल हो चुके हैं इस तदरीसी शोबे के अंदर। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स और ऑनर्स कंप्लीट किया था सन 2001 में। फिर उसके बाद एजुकेशनल सेंटर गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में एक स्कूल है, वहाँ पे मैं एज एन ओ लेवल्स कंप्यूटर टीचर के तौर पे मैंने अपना जो है वो तदरीसी जो पूरी मेरा एक करियर था वो स्टार्ट किया था। और उसके वहाँ मैंने 1 साल पढ़ाया ग्रेड 10-9 को। फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गई थी, तो फिर वहाँ पे मैंने एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन को एज अ स्टूडेंट रिलेशन ऑफिसर और करियर काउंसलर के तौर पे ज्वाइन किया। फिर वहाँ से मैं ऑलमोस्ट 2002 में जब कराची वापस आई तो मैंने इसी को कंटिन्यू किया। फिर 2002 से लेकर 2004 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें मैंने बहरिया फाउंडेशन कॉलेज में एज अ लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज 4 लेवल्स क्लासेस एंड कॉलेज में 3 साल तदरीस की। फिर थोड़ा सा गैप आया बच्चों की वजह से। फिर 2006-7 से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीकन लाइट एकेडमी मैं पढ़ा रही हूँ। गुलशन इकबाल वाली ब्रांच मैंने स्टार्ट किया था और वहाँ से मैं ले रही हूँ पाकिस्तान स्टडीज ओ लेवल्स की पढ़ा रही हूँ और उसके अलावा इस्लामिक स्टडीज भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ाती हूँ ओ लेवल्स की। और अभी 3 साल से ग्लोबल सिटीजनशिप का जो सब्जेक्ट है वो हमने स्टार्ट किया है, हमने इंट्रोड्यूस किया है स्कूल में और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से ग्लोबल भी पढ़ा रही हूँ ओ लेवल्स क्लासेस को। एक्सपर्टीज में स्कूल का मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब बीकन लाइट एकेडमी का मैंने इनिशिएट किया 2012 में और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना एक इंटरनल बीएलए का बीकन लाइट का एक मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब है जो कि बच्चों को अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स देता है कि किस तरह आप मुख्तलिफ जो मसाइल हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दुनिया की मुख्तलिफ जो यूएन के जो इदारे हैं जिसके अंदर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे उसकी मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं वहाँ पे किस तरीके से मुख्तलिफ इशूज़ डिस्कस होते हैं। तो हमारे ही बच्चे उसमें डेलीगेट होते हैं, हमारे ही बच्चे उसके अंदर जो है वो उसको लीड कर रहे होते हैं एज अ सेक्रेटरी जनरल और एज अ सदर। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की पब्लिक ये जो स्पीकिंग की हवाले से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा रहती हूँ इसमें मसरूफ़। और एक्सपर्टीज में तो देखिए जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो टेक्नोलॉजी की तो चीजें आई जाती हैं क्योंकि आजकल पाकिस्तान में रहते हुए टेक्नोलॉजी के अलावा उनको सीखे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एक्सपर्टीज साथ साथ रहती है, लेकिन जो एक्सपर्टीज है वो सब्जेक्ट के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को बोर्ड के लिए प्रिपेयर करवाती हूँ जो ओ लेवल्स में जो कंपल्सरी सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज वगैरह एंड ऑल। और जो ये सब्जेक्ट हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है ग्लोबल सिटीजनशिप, उसके हवाले से कुछ कम्युनिटी वर्क और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से आप मुआशरे को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उसके हवाले से काम चल रहा है। और बस यही लाइफ जर्नी है छोटी सी
जो कि 2001 से स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि आगे जाकर कुछ अरसे में मेरा पूरा इरादा है कुछ ऐसी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि जहाँ पर आप एज अ सर्विस वॉलंटियर काम कर सकें जब आप अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएं, तो ये है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। मैं खुद बज़ाते खुद आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और जानती हूँ कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है। आपने कसरे नफ़्सी से काम लेते हुए कुछ अपनी चीज़ें कम बताई हैं, तो हम क्वेश्चंस करते रहेंगे और आपसे पूछते रहेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगी मुदस्सिर आपसे कि आपने अपनी प्रोफ़ेशन को चूज़ करने का वक़्त जब आपके पास आया, तो आपने तदरीस को ही क्यों मुंतख़ब किया? टीचिंग को ही क्यों? क्या रीज़न था बिहाइंड द सीन, क्या आपके चल रहा था? और आपने क्यों इसको इतने पैशनेट वे में आप इसको कर रही हैं, तो वो क्या रीज़न्स थे जिसकी वज़ह से आपने इसको जॉइन किया? अंडी, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। सबसे पहली बात तो ये कि तदरीस के शोबे को हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ही टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लाइट लिया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब जो टीचर्स हैं उनको बहुत ही ऐसा समझा जाता है कि बस टीचर है तो कुछ नहीं है, तो टीचर बन जाएगा और ये कर लेगा। मेरा इस शोबे में आने का या इस शोबे को चूज करने का सबसे पहला ये रीजन था कि मुझे लगता था कि मैं बच्चों को पढ़ा बहुत अच्छे से सकती हूँ। बचपन में मुझे लगता था कि मैं टीचिंग टीचिंग जब हम खेल रहे होते हैं तो मैं बहुत अच्छी टीचर बन जाती थी, तो मुझे लगता था कि टीचिंग एक ऐसी चीज है जिसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ या बच्चों पे रोब जमा सकती हूँ। शुरू शुरू में तो यही होता था, लेकिन फिर ये हुआ आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, मुझे लगा कि टीचिंग की फील्ड आपको वो चीज सिखाती है जो आपको बड़ी बड़ी मुख्तलिफ चीजें नहीं सिखा सकती। मिसाल के तौर पे आप जब एक क्लास में 30 बच्चों के साथ जब आप होते हैं तो उसमें 30 मुख्तलिफ किरदार के बच्चे, 30 मुख्तलिफ मिजाज के बच्चे, 30 मुख्तलिफ बैकग्राउंड के बच्चे आपको इतना सिखा देते हैं कि आप किसी और चीज में इस तरह सीख नहीं सकते। तो मुझे ये लगता था कि टीचिंग मेरे लिए इसलिए सही रहेगी क्योंकि मैं क्लास के अंदर जो है मुझे लगता था कि मेरी एक्सप्लेन मैं मतलब बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकूंगी, मुझे ये लगता था। अभी तो मुझे नहीं पता कि क्या है, क्या मैं कहाँ पहुंची हूँ, लेकिन तदरीस चूज करने का जो मेरा एक रीजन था वो यही था कि बच्चों के लिए या इस तदरीस के शोबे में कुछ किया जाए, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई नॉलेज है या अगर आपके पर्सनालिटी से कोई मोटिवेट होके इस चीज में कुछ और चीजें सीख सकता है, तो मुझे लगता था कि इस चीज में आना चाहिए और रहना चाहिए। तो टीचिंग चूज करने का एक बेसिक रीजन तो यही था। फिर उसके बाद वो पैशन बनता चला गया, क्योंकि उसके बाद मुझे ये लगता था कि मेरी ये सेकंड फैमिली बन गई है, मेरे स्कूल के बच्चे। और मतलब मैं उनके साथ इन टच रहती हूँ और बच्चों के साथ मुख्तलिफ उनके जो प्रोग्राम्स हैं जब मैं वो करवा रही होती हूँ, या बच्चों के साथ जो मेरा एक बॉन्ड है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे अपने बच्चों की तरह है। और अब मेरा ये होता है कि नहीं, मुझे अपने पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनके पास उनको मैं जितना गाइड कर सकूँ इल्म के हवाले से भी और कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से और मजीद ओपन माइंडनेस के हवाले से, तो अब मेरा पैशन जरा डिफरेंट है कि अब मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जो पाकिस्तान के बच्चे हैं उनके पास एक्सपोजर बहुत कम है। किस चीज का एक्सपोजर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लर्निंग फैसिलिटीज बहुत कम है। मतलब हमारे बच्चे को मोबाइल तो आता है यूज करना, उसको लेना और उससे पिक्चर्स खींचना, लेकिन वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी जिस तरह दुनिया में इस्तेमाल हो रही है उस तरीके से उसको उस चीज का इदराक नहीं है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को सही सिम्त दिखाना अब मेरा पैशन ये है कि भाई मैं उनको उनकी गाइडलाइन बनूं, उनको सही से इस चीज के ऊपर लेकर आऊं कि आप किस तरीके से अपने आप को मोस्ट बेनिफिशियल बना सकते हैं दुनिया के हवाले से। तो इस चीज से भी काम रहता है, बच्चों के साथ एक बहुत अलग किस्म का रिश्ता डेवलप हो गया है। बच्चे आपको उस तरीके से कंसिडर करते हैं जैसे आप उनकी सेकंड मदर हैं, और वो आपसे हर चीज शेयर करते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, आप उनकी बात सुन रहे होते हैं। तो क्योंकि बच्चे को तालीम के अलावा एक ऐसा शोल्डर भी चाहिए होता है कि जहाँ पे वो अपनी चीजें शेयर कर सके और अपने मामलात को इस तरीके से ले जा सके कि उसे लगे कि उसके पास कोई एक ऐसा फिगर है। तो मुझे लगता है कि अब जो पैशन है वो इसमें ये है कि बच्चे हमारे जिम्मेदार बने, बच्चे हमारे इस चीज को रियलाइज करें कि दुनिया कहाँ जा रही है और हमें एज अ बड़ा या एज अ एल्डर ऑफ द सोसाइटी अब हमें उनको किधर लेके जाना है। तो पैशन तो यही है, बाकी यही। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं चाहूँगी मिस मुदस्सिर कि बताएँ
कि ये आपका तकरीबन कितना 21-22 साल का जो टीचिंग करियर है, पहले मुदस्सिर कैसी थी और आज कैसी है? क्या तब्दीली आई? क्या पहले कुछ चेंज हुआ? आपने कैसा किरदार रहा आपका? बहुत ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मुझे लगता है 100 डिग्री पे मैं चेंज हुई हूँ। और मुझे मेरा एक स्टूडेंट बोल के बोलता भी है, अभी जब कभी मिलता है तो कहता है मिस आप तो 2.0 बन गई हैं, मतलब बिल्कुल आप चेंज हो गई हैं। मैं पहले कैसी थी, मैं पहले बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात पे बच्चों के मुझे गुस्सा आता था। काम नहीं किया तो मैं उसको टॉलरेट नहीं करती थी। क्लास में शोर हो रहा है तो मैं कहती थी नहीं, बस बहुत ज्यादा, मतलब उस चीज को मैं एंग्रली भी हैंडल करती थी। और इमोशनल बहुत ज्यादा थी, बच्चों के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, टीचिंग के हवाले से, काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ एंड ऑल दैट। तो मुदस्सिर, अब की जो मुदस्सिर है उसमें बच्चों के लिए एक वो आंख या वो दिल खुल गया है कि जिसमें वो बच्चों के उन मसाइल को देख पा रही है जो कि उसके पेरेंट्स भी शायद नहीं देख पा रहे, या उसके वालिदैन भी। जो तो अब की जो मुदस्सिर है पहले की मुदस्सिर के कंपैरेटिवली, पहले वो सिर्फ ये देखती थी कि बच्चे का काम हुआ नहीं हुआ, बच्चे ने चीज को टाइम पे क्यों नहीं किया, और उसमें कोई टॉलरेंस नहीं था मेरे अंदर। लेकिन अब कुछ ऑलमोस्ट 6 इयर्स आप कह लें या 7 इयर्स कह लें, 7 सालों से मेरा ये होता है कि बच्चे ने अगर काम नहीं किया तो, या अगर उसकी चीज टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई, तो इसके पीछे जो रीजन है मैं वो जानने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअली इसके पीछे क्या रीजन है। और अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ के ये जरूर सोचती हूँ उस वक्त कि अगर मैंने इसे एक दफा बोला और इसने मेरी बात नहीं सुनी, या मैंने दूसरी दफा बोला इसने नहीं सुनी, तो क्या मेरे कहने के तरीके में कुछ बदलाव की जरूरत है, या इसका कोई बैकग्राउंड ऐसा है कि जिसमें मुझे काम करने की जरूरत है, या इस बच्चे को समझने की जरूरत है। तो आज की मुदस्सिर बच्चे को समझ ज्यादा रही है। और मेरे लिए अब बच्चों के ग्रेड्स या उनका काम टाइम पे करना सेकेंडरी हो गया। अब मेरे लिए बच्चे की पर्सनैलिटी, वो झूठ तो नहीं बोल रहा, अगर झूठ बोल भी रहा है तो मुझे उस तक पहुंचना है, उसको डांटने के बजाय कि वो झूठ पहुंचने तक क्यों आया, या अगर उसके कैरेक्टर के अंदर कोई लूप होल है तो वो क्यों हो रहा है। तो अब मैं जरा बच्चों को के दिमाग को बहुत अच्छे से रीड करने लगी हूँ, बच्चों से खुद को कनेक्ट करती हूँ। और बच्चों को मैं ये समझती हूँ कि जो ये वाली उम्र होती है जिसमें बच्चा स्कूल में है, ओ लेवल्स तक, 8 9 6 7 8 9 या इवन 10 भी, ये उम्र बच्चों का वो फेज होता है जो उनको फिर सारी जिंदगी मिलता नहीं है। उसके बाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो यही वो चीज होती है कि जब आप उनकी मेमोरी का वो पार्ट बन सकते हैं। तो आज की मुदस्सिर के अंदर बहुत बदलाव है, बहुत ठहराव है, बहुत सब्र है इस मामले में कि बच्चे की जो चीज है ना वो, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे मुआशरे में इतने मसाइल हैं और बच्चे भी स्ट्रेस्ड हैं, बच्चे भी टेंशन लेते हैं, बच्चे भी एंजाइटी के अंदर हैं। बच्चों को एंजाइटी किस चीज की है, हमें लगता है एज अ टीचर कि भाई आपने काम कंप्लीट नहीं किया, या ये आपका काम था, आप घर में क्या कर रहे थे, हम बच्चों को बहुत आराम से टोंट कर देते हैं, उसकी सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को की धज्जियां उड़ा देते हैं। लेकिन उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है अपने घर वालों को ये दिखाने का कि हाँ मैं टॉपर रहूंगा स्कूल में, या उसके रिश्तेदारों के साथ जब कंपैरिजन होता है तो उस बच्चे को वो प्रेशर लेना पड़ता है। उस बच्चे को बहन भाइयों की जो उनके चार, अगर किसी के बहन भाई और किसी की बहन टॉपर है तो उसकी पेरेंट्स भी उसको कंपैरिजन करते हैं, उसको कंपैरिजन का जो है वो प्रेशर लेना पड़ता है उसको। और आज के बच्चा जो है उसको उसको राह नहीं दिखाई जा रही ना हमारे माशरे में, उसके उसके पास टेक्नोलॉजी लेकिन उसकी सिमत और राह मुतय्यन नहीं है। तो जब वो मुतय्यन नहीं है तो बच्चा परेशान रहता है कि मैं क्या करूं। वो बोर तो हो रहा है, उसके पास टाइम भी बहुत इनफ है, लेकिन वो प्रॉपरली उस चीज को यूज नहीं कर पा रहा है, इस चक्कर में फिर स्ट्रेस और टेंशन में जाता है। तो मुझे लगता है कि आज की मुदस्सिर के अंदर ये है कि वो बच्चे को जान चुकी है, जानना चाहती नहीं है, जानना चाहती थी और अब मैं उस लेवल पे पहुंच चुकी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि ये वो टाइम है कि अगर आप बच्चे को सिर्फ ये इंप्रेशन दें कि मैं आओ मेरे गले लग जाओ बेटा, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो वो आप सिर्फ ये नहीं करेंगे कि फिजिकली आप उसे कहें कि हग मी, या चलो मुझे मैं तुम्हें एक प्यार दे देती हूँ, सर पे दे देती हूँ। वो बच्चे की जब आपने आई कांटेक्ट हुआ और आपने समझ लिया कि बच्चे बच्चे ने जब आपसे आके कहा अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं, जी बेटा जीते रहो ठीक हूँ, तो बच्चा जिस उससे मेरे पास आके मुझसे इन टच होकर सलाम करता है। आज जितने भी बच्चे हैं जो पास आउट हैं या जिनको अब मैं नहीं पढ़ा रही, वो भी उसी तरह आके मुझसे मिलते हैं। और अभी जो स्कूल में भी हैं, जो अभी सीनियर क्लासेस में चले गए, मतलब अगली क्लास में चले गए, वो भी उसी तरीके से आकर आपको मिलते हैं और आपसे अपनी चीज शेयर करते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं और आपसे कनेक्टिविटी का इजहार करते हैं। तो मुझे लगता है आज की मुदस्सिर के लिए ये
आज से कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये चीज है मेरी पर्सनालिटी में, जो मैं फील भी करती हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। जबरदस्त, ये तो नजर आता है, ये तो हम खुद भी देखते हैं और इसका हमें मुशाहिदा है कि आप कितने ज्यादा बच्चों से क्लोज हैं, कितनी ज्यादा लगन से पढ़ाती हैं। मैं एक और मेरा जो अगला सवाल है वो बड़ा ही अहम है और हम टीचर्स के लिए, कि जब हम बच्चे थे, एक बच्चे हम भी थे और एक बच्चे बिल्कुल। आज भी हैं, आपको उसके और उस दौर के बच्चों में क्या डिफरेंस नजर आता है? क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिलना चाहिए जो कि एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो उसके बारे में बताएं आप मुझे। तो देखें अनवीर, बिल्कुल आपने ये तो सही चीज है कि हम जनरेशन एक्स से बिलोंग करते हैं, और आज के बच्चे जो है वो जनरेशन जी है, टेक्नोलॉजी की जो 2000 बाद की जनरेशन है वो है। अब मसला ये है कि हमारे टाइम पे जब हम बच्चे थे, या हमने वो जो टाइम देखा, हमारे साथ ऐसे एल्डर्स थे सोसाइटी में और मुआशरे में, अदबी लिहाज से ले लें, लिटरेचर हिसाब से ले लें, या इवन पीटीवी का दौर था, और पीटीवी का एक चैनल आया करता था, मुझे याद है कि हमारे बचपन में हमारे पास इतनी वैरायटी नहीं होती थी, तो हमें जंक नहीं मिला। आज के बच्चे को जंक बहुत मिल रहा है, फूड तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसको इन्वायरमेंट में, उसको देखने के लिए, उसको अपने इर्द गिर्द एक्सपोज होने के लिए बहुत जंक मिल रहा है। हमें जंक नहीं मिलता था, जंक इन सेंस कि हमें बड़ी प्योर चीजें होती थी कि भाई 9 बजे खबरनामा आ रहा है और 7 बजे जो है वो ये प्रोग्राम लगेगा, और 4 से 5 का टाइम जो है वो बच्चों का टीवी आवर जो है उसमें बच्चों के प्रोग्राम आएंगे, फिर रीजनल शोज आएंगे, और एक ड्रामा लगेगा, और वीकेंड पे एक पिक्चर पीटीवी पे लगेगी। तो हम उस दौर में बड़े हुए हैं। हमने अशफाक अहमद के प्रोग्राम भी टीवी पे देखे हैं, हालांकि बचपन में हमें इतनी चीजें समझ नहीं आती थी, लेकिन हमें पता है कि अशफाक अहमद साहब टीवी पे जब आते थे तो वो किस तरह अपने इर्द गिर्द बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स को लेके बैठते थे। हम सुबह स्कूल जाते थे तो मॉर्निंग शोज के तो खैर उस वक्त नहीं हुआ करते थे, लेकिन मॉर्निंग का एक प्रोग्राम होता था जिसे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब करते थे, चाचा जी कहलाते थे वो, आई होप आपको भी याद होंगे वो। और उनका जो वो सुबह का वो प्रोग्राम होता था वो इतना फ्रूटफुल होता था, उसमें इतनी लर्निंग की चीजें होती थी कि हम जब स्कूल जाने से पहले भी अगर उसे देखते थे तो लगता था कि आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। तो उस दौर के बच्चे के पास सीखने के लिए ऐसे बड़े मौजूद थे, सिखाने के लिए भी और सीखने के लिए भी बहुत चीजें थी। फिर जैसे जैसे ये आज का बच्चा आ रहा है, आज के बच्चे की जो हालात हैं वो इसलिए भी मुख्तलिफ हैं कि उनको वैसे बड़े नहीं मिल रहे जैसे हमें बड़े मिले सिखाने के लिए। आज के बच्चे के पास तलवार छुरी है, लेकिन उसको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि बेटा इस छुरी से सेब या सब्जी को एहतियात से काटना है। उसको ओपन दे दी गई है और उसके बाद जो है वो उसमें से कुछ भी करे। तो आज के जो बड़े हैं, जो उन बच्चों के बड़े हैं, मैं उनको ही इस चीज का वो करूंगी कि आज के बच्चे के पास जो लैकिंग्स हैं वो इखलाकियात की हैं। अच्छा, उसमें बच्चे का कसूर नहीं है, जाहिर बात है आप ट्रांसफर करते हैं इखलाकियात को, आप मोरल्स को ट्रांसफर करते हैं, आपकी जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें आती हैं। तो मुआशरे से हुब्बुल वतनी खत्म हो गई है, एहसास खत्म हो गया है, इखलाकी इकदार जिनको आप कहते हैं, मोरल वैल्यूज जो एथिकल वैल्यूज हैं कि भाई आपको गालिम गलोच नहीं करनी है, या आपको गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी है, या आपको बड़ों की इज्जत करनी है। तो वो चीजें हमारे जो अब आज का बड़ा है वो अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहा है, वो नहीं सिखा रहा है। तो बच्चे आज के हैं कि वो बिल्कुल बोल्डनेस के नाम पे उनका जो एक बिहेव स्टाइल है वो डिफरेंट है। हाँ, ये हमें एग्री करना पड़ेगा कि जो है वो टाइम डिफरेंस है। मतलब अगर आप देखें तो आज का जो जमाना है वो पिछले जमाने से टेक्नोलॉजी वाइज भी, और डेफिनेटली एक जनरेशन का गैप तो आ जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बच्चा आज भी 1975 या 1980 के हिसाब से जिए, नहीं, वो डेफिनेटली 2023 के हिसाब से ही जिएगा। लेकिन हमारे पास ड्राइवर्स थे जो हमें बिठाकर, हमारे एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है जो उस वक्त था कि हमारे मुआशरे में अगर हमारा मोहल्ला होता था तो पड़ोसी अंकल भी ये हक रखते थे कि वो जो है वो हमें कुछ गलत गलत करता हुआ देखें तो वो आके कहते थे कि बेटा मैं अब घर चले जाओ, 6 बज गए हैं, मगरिब हो गई है, या मैं तुम्हारी अम्मा या अब्बा को बता दूंगा। और हमारे अम्मा अब्बा भी हमें उनकी बात से मतलब उस पर एग्री करके हमें डांट भी रहे होते थे, और हम भी उनकी डांट सुनते थे। आज का बच्चे के अंदर टॉलरेंस खत्म हो गई, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उसको टॉलरेंस रहना सिखाया नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को टॉलरेंट नहीं रहे। तो आज के बच्चे के साथ यही गड़बड़ है कि उसको ना एहतराम करना आता है, ना वो एहतराम के लफ्ज के मीनिंग जानता है, ना वो एहसास यानी जैसे कहते हैं आप केयर फॉर अदर्स,
वो भी नहीं है उसकी जिंदगी में। तो इससे ये आज के बच्चे में और हम में ये डिफरेंस था कि हमें आज भी ये एहसास मौजूद है कि अगर हम खड़े हैं और कोई हमसे बड़ी उम्र का शख्स या खातून या मर्द आके आ गए कहीं वैन में या कहीं, तो आज भी हम खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं आप बैठ जाइए। आज के बच्चों में ये एहसास नहीं है क्योंकि हमने उनको इनकलकेट नहीं किया, हमारे बड़ों ने हमने किया था। तो मेरा ख्याल है ये जनरेशन टू जनरेशन आज का बच्चा बहुत तबाही के दहाने पे उस सेंस में तो नहीं कहूंगी, क्योंकि आज के बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी हमसे ज्यादा है। हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास गूगल नहीं था, हमारे पास चैट जीपीटी नहीं था, हमारे पास ये मोबाइल और ये सारी स्ट्रीमिंग नहीं थी। आज के बच्चे के पास इतनी चीजें हैं कि वो घर बैठे भी वो चीजें कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते थे या हमारे तसव्वुर में भी नहीं थी हमने किस तरीके से वो वक्त गुजारा है। तो ये डिफरेंस है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है आजकल, लेकिन सिर्फ मुतय्यन नहीं है और बताने वाले भी बहुत कम हैं, गाइडेंस भी बहुत कम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जबरदस्त, बहुत ही डिटेल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही जो करेक्ट इंफॉर्मेशन थी ना, जो करेक्ट बात थी वो आपने बताई। बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बच्चों को जो है स्पेशली जो गैजेट्स हैं और जो आप सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू यूज़ दीज मीडिया और चैनल्स वगैरह। सो इसके साथ ही साथ एक और सवाल है, क्योंकि हमने अभी बच्चों की बात की, तो उस लिहाज से जो आपका मजमून है ग्लोबल सिटीजनशिप, आपने बताया कि आप ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ाती हैं और इसके अलावा MUN जो आप करवाती हैं, तो क्या ये सब मज़ामीन जो हैं, क्या वो तमाम जो कमी है जो अभी रह गई है बच्चों में, जो हम में थी, हमें इन मज़ामीन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम उसी तरह रिएक्ट करते थे जो ये मज़ामीन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज के बच्चे को ये मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसे हम एक अपने आप को ग्लोबलाइज सिटीजन कहला सकते हैं, क्योंकि हमारे बिहेवियर्स खराब हो गए हैं, हमारी एथिक्स खराब हो गए हैं, हमारी एटीट्यूड्स बहुत बिगड़ गए हैं। तो ऐसा आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि ये क्या चेंज ला रहा है जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम मैं भी आपके साथ एक प्रैक्टिस पे गई थी और मुझे बड़ा चेंज लगा बच्चों में, तो मैं वो चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपने जो 3 इयर्स से पढ़ा रही हैं, उसमें क्या चेंज आ जाता है बच्चों में? ओवर टू यू प्लीज़। जी। अच्छा देखें, सबसे पहले तो आपने अपने सवाल में MUN का ज़िक्र किया था, तो मैं उसके हवाले से बता दूँ कि वो मज़मून नहीं है, वो एक समझें एक जिसे आप कहते हैं एक्टिविटी थी, जो कि वो मॉडल यूनाइटेड नेशन के नाम से कराची में मुख्तलिफ स्कूलों में स्टार्ट हुई थी सन 2006 में। इसका ये था कि जी जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उसकी जो सेशंस होते हैं, उनको सिम्युलेट किया जाए, मतलब उनको आर्टिफिशियली डमी बनाकर स्कूल कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो मुख्तलिफ बच्चे हैं वो इस तरीके से मुख्तलिफ दुनिया के इश्यूज को एड्रेस कर सकें और अपनी बात रख सकें। आप यकीन करें अनलीप कि मैंने बच्चों के बिहेवियर के अंदर और कैरेक्टर और उनकी कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर 0 से 100% का चेंज देखा। मिसाल के तौर पे जब बच्चा एक कमेटी सेशन के अंदर खड़ा है और वो क्लास में बिल्कुल नहीं बोलता और वो बिल्कुल चुप है और शाय है, लेकिन वो वहाँ पे पेरिस या फ्रांस का डेलीगेट बनकर अपना प्लेकार्ड रेज करके एक इशू के ऊपर बात कर रहा है, और वहां से जब वो उस कमरे से बाहर आता था तो मुझे कहता था कि मिस मैंने आज बहुत लर्न किया, और मैंने वाज़ेह तौर पर ऐसे बच्चों के बिहेवियर के अंदर पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, कॉन्फिडेंस के हवाले से और मुख्तलिफ इशूज की इदराक और आगाही के हवाले से बहुत चेंज देखा कि उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो एक हेल्दी एक्टिविटी का पार्ट होते हैं, वो मुख्तलिफ मसाइल को एड्रेस कर रहे होते हैं, उनको लॉबिंग सीखते हैं, वो उनको डिप्लोमेसी सीख जाते हैं। तो मैंने बच्चों के अंदर इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा कि उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जिसे आप कहते हैं कि उनका एतमाद, वो बहुत ज्यादा उनके अंदर उस पर चेंज आता है। जहां तक रही बात ग्लोबल सिटीजनशिप की, तो ग्लोबल सिटीजनशिप हमने ये हमारा तीसरा बैच है जो इस दफा पेयर होगा इंशाल्लाह। ग्लोबल का बेसिक पर्पस ये था कि जैसे हम ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने, बहुत सारे प्योर मैथ्स हो गया, ह्यूमन बायोलॉजी हो गई, अकाउंट्स हो गए, या ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो दुनिया अब जारी है
टुवर्ड्स बिकमिंग ग्लोबल सिटीजन। उसकी रीजन ये है कि मैथमेटिशियंस और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन एहसास रखने वाला सिटीजन जो पीस की बात करे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करे, वो आपको कम से कम नजर आएगा, मिलता हुआ। तो दुनिया भी इसके ऊपर काम करी है कि वी नीड मोर पीपल हु हैव एम्पैथी इन देयर हार्ट, हु आर रिस्पॉन्सिबल enough to take the responsibilities of their shortcomings and टू वर्क फॉर अदर्स। तो सबसे पहला बेसिक पर्पस इसके लॉन्च करने का यही था कि हमारे पास एक ऑप्शनल, एक ऐसा अच्छा सब्जेक्ट आए कि जिसके अंदर हम बच्चों के अंदर सिविक जो सेंस होती है, जो वैल्यूज होती हैं, उसको इनकलकेट कर सकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया में भी अपने आप को कनेक्ट कर सके ग्लोबली। आप जिस इवेंट की बात करिए, हमने बीच क्लीन अप ड्राइव की थी लास्ट ईयर जनवरी में, और आप भी हमारे साथ थी उसमें। बीच क्लीन अप ड्राइव जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आगाही के हवाले से दुनिया भर में की जाती है, और हमने भी की थी। उसमें हमारी बेसिक आगाही यही थी कि हम अपने इर्द गिर्द जो ओशंस, जो सीज हैं, जो एनवायरमेंट के जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको हम पोल्यूशन फ्री करें या उनको हम प्रोटेक्शन दें। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक ये है कि बच्चे जो हैं वो सोशल न्यूज की तरफ ज्यादा आ गए, मतलब दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है ये आपको पूरी दुनिया की पॉलिटिकल नॉलेज भी देता है कि जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ, या आपके यूएन कैसे बना, या आपकी यूरोपियन यूनियन क्या काम कर रही है, और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम करने के हवाले से भी बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर कम्युनिटी वर्क की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो हमें हमारी कंट्री के हिसाब से दी जाती है कि आप अपने मुआशरे के हिसाब से उस कम्युनिटी जो एक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंडक्ट करें। बच्चे के अंदर मैंने बहुत डिफरेंस देखा। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्टार्टिंग में इसको इतना सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन अब बच्चों के अंदर ये है कि हमें कम्युनिटी के लिए काम करना है, हमें अपनी जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनकी उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना है एज अ वॉलेंटियर। तो वॉलेंटियरशिप जो है हमारे मुआशरे से, मैं पाकिस्तानी मुआशरे की बात करी क्योंकि जो बाहर के ममालिक हैं वहां पर तो ये चीज है कि वहाँ वॉलेंटियरली लोग खुद आगे आते हैं और मुख्तलिफ चीजों पे काम करते हैं। हमारे मुआशरे से क्योंकि ये एहसास खत्म होता जा रहा है कि बस जो आप हैं आपको वही जानना है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अभी कल का ही एक वाकया है कि हमारी वैन जो ड्राइवर हैं वो उन्होंने एक रैपर खा के नीचे फेंक दिया। तो मैं बैठी भी थी तो मैंने उनको कहा कि आप ये पिक करें नीचे से कचरा और उठाकर इसको रख लें वैन में, और फिर कहने लगे मैं साफ बच्चों को, मैंने कहा नहीं बच्चों को भी डांटती हूँ। अब वो बेचारे उन्होंने शर्मिंदगी से वो रैपर उठाया और उन्होंने रखा वापस। तो ये चीज हमारे बच्चों के अंदर भी आ गई है, बहुत हद तक तो नहीं लेकिन काफी हद तक, क्योंकि उनको इसकी मैं वो रखती हूँ कि भाई ये चीज जो है आपको स्पेसिफिकली देखनी है कि भाई आपने कचरा नहीं फैलाना है, आपकी वजह से गंदगी ना हो, आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो। आप अगर अपना बेस्ट नहीं दे सकते सोसाइटी को, तो कम से कम आप उस चीज का जरिया ना बने। क्योंकि अगर आप देखें पूरे कराची में, अगर आप देखें, मुझे पूरे पाकिस्तान की कभी मैं एग्जांपल नहीं दे पाऊंगी क्योंकि काफी अरसे से मैंने ट्रैवल नहीं किया है दूसरे सूबों में और शहरों में। कराची में गंदगी बहुत है, और उसमें ये नहीं है कि हुकूमत को इसके लिए करना चाहिए। हम लोग पर्सनली रेस्टोरेंट ओनर्स ले लें या जो भी लोग खा के उठ रहे हैं, आप पार्क्स देख लें, गार्डन्स देख लें या कहीं पे भी, तो वहां पर भी वो कचरा अपने इर्द गिर्द फैला के रखना बहुत अच्छा, मतलब उनको बहुत मजा आता है। और हमारे घर साफ होने चाहिए लेकिन हमारा जो इर्द गिर्द है उसको नहीं देखते। तो बच्चे इसके ऊपर भी बहुत काम करते हैं और एटलीस्ट उनके अंदर ये एहसास अब बहुत हद तक जागता जा रहा है कि फूड वेस्टेज नहीं करना। घर के अंदर अगर मतलब हम लोग अपना फूड वेस्टेज का जो अभी हमने कम्युनिटी वर्क हम कर रहे हैं उसके अंदर मैंने सबसे पहला टास्क उनको यही दिया था कि आप अपने फ्रिज खोलें और अपने फ्रिज खोल के चेक करें कि आपके अपने घर में फूड वेस्टेज कितना है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं कि जहाँ पर खाने को नहीं है, और हमारे यहाँ फूड वेस्टेज को हम किस तरह रोक सकते हैं। तो फूड वेस्टेज के हवाले से बच्चों के अंदर एक आगाही पैदा हुई है, सैनिटेशन अवेयरनेस के हवाले से हुई है। बच्चे इसके ऊपर बहुत एटलीस्ट अगर 100% नहीं तो कम से कम वो इस पर सोचना शुरू हो गए हैं कि सैनिटेशन की या सफाई की उनकी जिंदगियों में क्या अहमियत है। तो बच्चे के बिहेवियर में तो चेंज है और बच्चा इस सब्जेक्ट की तरफ बहुत खुशी से आ भी रहा है, क्योंकि वो इन चीजों को देखना चाहता है, उन चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता है कि वो किस तरीके से जिम्मेदार शहरी बनकर ग्लोबली खुद को
कनेक्ट कर सकता है मुख्तलिफ चीज़ों से। अब जैसे आपके इदारे हैं ऑक्सफैम वगैरह या WWF वाले हैं जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे काम करते हैं, ऑक्सफैम वाले मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, मैंग्रोव प्रोटेक्शन हो गई, जेंडर इक्वालिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें इस पे कवर होती हैं जो कि दुनिया इस वक्त मांग रही है। लास्ट में यही मैं बोल रही थी कि दुनिया जो है वो शायद मैथमेटिशियंस और अकाउंटेंट्स के बगैर तो सर्वाइव किसी ना किसी तरीके से कर लेगी, क्योंकि जो आपके ChatGPT या AI है जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इसकी कमी आराम से पूरी करेगी, लेकिन इमोशन रखने वाले इंसान की कमी AI पूरी नहीं कर सकती। एहसास रखने वाले ह्यूमन बींग्स की कमी, जो कि पीस की बात करें, जो कि पॉजिटिविटी की बात करें, जो कि जिम्मेदार हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकेगा। फ्यूचर में तो एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ग्लोबल सिटीजनशिप का बेसिक सब्जेक्ट कंटेंट है। और मेरे बच्चों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले साल से लेकर अब तीसरे साल तक एटलीस्ट ये चेंज जरूर देखा है, जिसको मैं 60% तक का चेंज कहती हूँ, नॉट 100%, कि एटलीस्ट उनको ये आगाही मिलती जा रही है कि जिम्मेदार शहरी होने की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और वो किस तरीके से खुद को दुनिया में आगे इससे कनेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे। और बहुत सारे प्लान्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और सेहत दी कि हम अपने बच्चों को प्रॉपरली WWF, ऑक्सफैम और जो ये आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ वगैरह के साथ इंटरनेशनली कनेक्ट करें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। उसके ऊपर मैं सोच भी रही हूँ कि किस तरीके से बच्चों को उस तरीके से कनेक्ट किया जाए, उसके साथ उनको अपॉर्चुनिटीज दिलवाई जाए। अभी हमारे बच्चों ने जो सेकेंड बैच था उसने इंडस हॉस्पिटल के इंडस यकीन प्रोग्राम के साथ कोलैब किया था, और हमने पीडियाट्रिक जो वार्ड है, जो कैंसर पेशेंट बच्चे थे, उनके लिए फंड जनरेट किए थे। फिर इन्होंने कार्निवल अरेंज किया था जिसमें ग्लोबल के बच्चों ने, बीकन लाइट एकेडमी के जो ग्लोबल के बच्चे हैं उन्होंने एक बिग सेल की थ्रू जो है वो एनिमल्स प्रोटेक्शन, जो रैबिस फ्री पाकिस्तान इंडस हॉस्पिटल का एक प्रोग्राम है, उसके हवाले से उन्होंने काम किया था और हमने उनको भी डोनेट किया था। फिर जो फ्लड्स आए थे उनके विक्टिम्स के, फ्लड विक्टिम्स के लिए बलूचिस्तान में सबील मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबील मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफॉर्म से भी जो है वो हमारे बच्चों ने इसके फंड रेजिंग के लिए काम किया है। और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम जारी है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों से ही इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम अपना वो इनपुट दे सकेंगे जिससे बच्चे जो हैं वो आगे जाके एक ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, बल्कि ग्लोबली भी खुद को कनेक्ट कर सकें। क्योंकि देखें, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं। अगर आप डॉक्टर बन गए लेकिन अगर आपके अंदर जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, आपके अंदर ये एहसास नहीं है कि अगला ह्यूमन बीइंग भी इंसान है और आपको उसके लिए कुछ करना है, तो फिर आप जीरो पे खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि मैं देख भी रही हूँ और बच्चों में आ भी रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुदस्सिर, मुझे बताएं कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपने बीकन लाइट एकेडमी को जब से ज्वाइन किया, इतना लॉन्ग टाइम आपने यहाँ पे दिया, सबसे ज़्यादा लॉन्ग आपका जॉब पीरियड यही है, तो कभी सोचा नहीं कि किसी और अच्छे स्कूल में ज्वाइन कर लूँ या कहीं और अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिल रही हो? आपने स्टिल आप यहाँ पे मौजूद हैं और इतने ही एंथुसियाज्म के साथ हैं, इतने ही दिल जमई के साथ काम कर रही हैं, तो क्या रीज़न है इसका? दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क। देखें, इसका रीजन सबसे पहला तो बहुत नेचुरल था, बिकॉज जो बीकन लाइट एकेडमी की ब्रांच थी गुलशन कैंपस की, वो मेरे घर से बिल्कुल बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। बच्चे छोटे थे तो मुझे लगता था कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप वॉक करके जा रहे हैं, वॉक करके आ रहे हैं। पर वंस यू आर इन द कैंपस तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल अलग, क्योंकि बीकन लाइट एकेडमी को मैं अपनी सेकंड फैमिली कंसिडर करती हूँ। सेकंड फैमिली इस तरह से कंसिडर करती हूँ कि आज जो 17 साल का अरसा मेरा बीकन लाइट एकेडमी में गुजरा है, उसकी रीजन डेफिनेटली कोई तो ऐसी इंपॉर्टेंट होगी कि जो मैं यहाँ पर इतना यहाँ से कनेक्ट फील करती हूँ खुद को। सबसे पहली रीजन ये थी कि मुझे यहाँ पर आकर ये एहसास हुआ कि आपकी अगर मेहनत है और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं
और अगर आपकी नीयत अच्छी है और अगर आपकी इंटेग्रिटी, आपकी कैरेक्टर वैल्यूज, आपकी एथिकल वैल्यूज, आपकी जो मोरल वैल्यूज हैं वो स्ट्रांग हैं, तो आपको बहुत एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, आपको बहुत जो है वो अप्रिसिएशन मिलेगा। और हमारे जो ओनर फाउंडर सर सनाउल्लाह काजी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो हयात थे उस टाइम, और अभी कुछ 3 से 4 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है। तो सर की जो पर्सनालिटी थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था बीकन लाइट एकेडमी से ना जाने का, इसलिए कि ये वो वाहिद स्कूल मुझे नजर आया था कि जिसके अंदर बच्चे को एज अ औलाद अडॉप्ट किया जाता है। आप उसकी मोरल वैल्यू पे भी काम कर रहे होते थे कि भाई आपको उसके अखलाकियात की भी उतनी ही फिक्र है, उसकी आखिरत की भी उतनी ही फिक्र है जितनी आपको उसकी ओ लेवल्स क्लियर करने की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब मैं यहाँ पर जो आने के बाद जब मैं रात को सोती थी तो मैं बहुत सेटिस्फाइड सोती थी कि भाई मैंने किसी बच्चे को अगर डांटा है और अगर उसकी जिंदगी में कोई चेंज आया है, तो मैं मुझे लगता था कि हाँ मैं वाकई में वो हक रखती हूँ एज अ टीचर कि मैं किसी बच्चे को अगर कुछ कह रही हूँ तो वो सुन रहा है। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि मैनेजमेंट डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका किसी भी इदारे के अंदर इतना लॉन्ग अरसा रहने का। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज के जो हमारी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारी अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर है मिस यास्मीन, मैडम यास्मीन काजी, उनका जिक्र मैं इसलिए भी ज्यादा करना चाहूंगी कि वो टीचर्स को बाउंड करके नहीं रखती कि तुम लोग सिर्फ मेरी बात सुनो। अगर कोई ऐसा आइडिया है या इनोवेटिव चीज है जो आप खुद से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपकी बैक पे खड़ी हो जाती हैं और वो फिर आपकी बैक बनती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके अपने आइडियाज भी बहुत इनोवेटिव होते हैं, लेकिन बीकन लाइट एकेडमी के अंदर आप बिल्कुल उड़े, मतलब जैसे विंग्स लग जाते हैं आपको कि आपने अगर कोई बच्चों के लिहाज से कोई चीज करनी है और तो वो आपको बीकन लाइट पूरी बैक करेगा, आपको सपोर्ट करेगा और आपको हर चीज तरीके से वो इस चीज को, तो काफी सारा माहौल एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। बीकन लाइट का जो माहौल था, जो अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इसके मतलब जो भी इंटरनल, जैसे बहुत से स्कूल्स के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर पॉलिटिक्स मिलेगी, नेगेटिविटी मिलेगी, मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज के साथ रवैया, तो ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छी है। और फिर आपको यू आर रिस्पेक्टेड एज बीइंग अ पार्ट ऑफ टीचर्स कम्युनिटी एज यू डिजर्व। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। फिर मेरी बच्चों के साथ कनेक्टिविटी भी ऐसी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी है कि मुझे ना नीड कभी फील नहीं हुई कि मुझे चेंज करना चाहिए। हाँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी थी लाइफ में, बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई जो कभी मैं रिग्रेट भी करती हूँ। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपॉर्चुनिटीज वर वेरी मच देयर इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मैं जितनी कनेक्टेड यहाँ पे बच्चों के साथ हूँ और जितना कनेक्टेड मैं फील करती थी इवन दूसरी चीजों के साथ, तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं, मुझे नहीं छोड़ना, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। एंड आई एम वेरी पीसफुल हियर वर्किंग विद द स्टूडेंट्स एंड वर्किंग फॉर द स्टूडेंट्स एक्चुअली। तो यहाँ पर एक चीज बहुत अप्रिशिएट की जाती है कि अगर आप बच्चे के लिए कुछ करना चाह रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके और आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बैक और सपोर्ट मिलती है और फुल्ली आपको इस चीज के ऊपर बैक किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। बाकी बहुत प्यारे कुलीग्स मिले मुझे जो कि 17 साल की जर्नी में मिले। हमारी जो प्रिंसिपल हैं बीकन लाइट की, मैडम अजरा अनवर, उनके बारे में भी मैं ये बताना चाहूंगी कि वो भी एक बहुत इंस्पिरेशनल लेडी हैं इन अ सेंस ऑफ लर्निंग, कि उनसे बहुत सीखा है। आज भी उनके अंडर काम करने के बाद जो चीजें पर्सनालिटी के अंदर है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन द क्लासरूम्स, इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसने बहुत चेंज लाया। फिर जो इदारे के ओवरऑल सारी चीजें हैं, तो एक इदारे के अंदर जब आपको ये लगे ना कि ये आपका सेकंड घर है या ये आपकी सेकंड फैमिली है, तो फिर आप वहाँ पे टाइम और सालों को और दिनों को, घंटों को नहीं, मेरा ख्याल है नोट करते, फिर आप वहाँ पे काम करते चले जाते हैं, उसको अपना सेकंड घर बना लेते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी ऐसा ही है। और अब तो खैर ऐसा है कि जैसे आप सेकंड फैमिली में जब आ जाते हैं तो फिर आप उससे निकलते नहीं है कि बस अब कहाँ जाएंगे, अब तो बस बुढ़ापा आ गया, वी आर गोइंग एंड गेटिंग ओल्डर। बट नो, जोक्स अपार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह बीकन लाइट एकेडमी इज वन ऑफ द वेरी गुड स्कूल्स इन द विसिनिटी, जो कि आपको सिर्फ मोरल, सिर्फ मतलब आपको एजुकेशनल वैल्यूज के साथ साथ आपकी मोरल के ऊपर, आपकी एथिक्स के ऊपर और आपकी इन चीजों के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर काम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ द टीम, आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस स्कूल फॉर द
working for the betterment and building for the future of the Pakistan. So that's what I really proud of as being a part of Beacon Light Academy. जबरदस्त मुदस्सिर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि क्यों आप हैं और मैं भी वहां पे इसी वजह से हूँ बिकॉज जी 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 तो मैं भी इसीलिए हूँ वहां पे टिकी हुई कि रिस्पेक्ट कम फर्स्ट। तो आपको जहाँ रिस्पेक्ट मिले, आपको जहाँ पे ऑनर मिले, जहाँ पे आपको आपको वैल्यू किया जाए, तो वहां पे आपका काम आप दिल से करते हैं। उसमें फिर पैसा नहीं इन्वॉल्व होता, उसमें सिर्फ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो एग्जैक्टली तो हाँ, काफी देर हो गई है और हमारा बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया, जिसकी वजह से हमारा टाइम थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया। मैं चाहूंगी मेरे व्यूवर्स को आप कोई अच्छा सा मैसेज दें, तो इस मैसेज के साथ ही फिर हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलेंगे। अच्छा, व्यूअर्स में मुझे जरा एज आप बता सकते हैं स्पेसिफिक करके एज ग्रुप के, मुझे किस एज ग्रुप से एड्रेस करना है ताकि मैं फिर उस हिसाब से। ये भी हाँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी एज के भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर तरह के हैं। तो आप ऐसा कोई मैसेज दें जो सब तक पहुंच जाए। जी जी, देखें मैसेज थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट मैसेज है और वो यही है कि दुनिया में जो नेशंस हैं, जैसे कि जो भी कौमें हैं, जो भी अक़वाम हैं, वो जब तक अपनी पहचान को संभाल के रखती हैं, अपने जो उनके हिस्टोरी जिसे कहते हैं आप, उनकी आबा-ओ-अजदाद या उनकी जो भी बैकग्राउंड चीज़ें होती हैं, तब तक तो वो दुनिया के अंदर सर्वाइव करती हैं। लेकिन जब वो अपनी पहचान से शर्मिंदा होना शुरू हो जाएँ, जब वो अपनी किसी भी पहचान से, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो कंट्री वाइज़ हो, और जब वो अपनी सेल्फ एस्टीम को नीचे कर लें। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि एज़ अ पाकिस्तानी हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चले जा रहे हैं, हम पॉज़िटिव चीज़ें नहीं देखते जो पाकिस्तान के अंदर हैं। हम क्या कर सकते हैं मुआशरे के लिए? हम उस पे गौर नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमें क्या दे रहा है या पाकिस्तान के हालात बुरे हो गए। हम एज़ अ सिटिज़न, एज़ अ सोसाइटी क्या कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, और किस तरीके से हम इन चीज़ों को बचा के रख सकते हैं। देखें दुनिया में बहुत सी अक़वाम आई जिनका कुरान में भी ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ख़त्म किया कि उनको सिर्फ़ नामों में रह गए, नाम निशान भी नहीं रहा। तो कौमें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हमें अपने एहसास को, कैरेक्टर बिल्डिंग को और अपनी ज़िम्मेदारी को इसी तरीके से कायम व दायम रखना है। पाकिस्तान इंशाल्लाह सर्वाइव करेगा, और पाकिस्तान के बारे में जो ये कहते हैं कि भई पाकिस्तान अब खत्म होने जा रहा है या पाकिस्तान, तो हम एक्चुअली ऐसा नहीं है। मायूसी में नहीं पड़ना है हमें, हमें अपना बेस्ट देना है कि हम किस तरीके से अपने मुआशरे को, अपने आने वाली जनरेशन को मज़ीद पॉज़िटिविटी और अच्छे तरीके से कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। और बस मेरा पैगाम यही है कि अपने दिमागों को खोलना चाहिए, ओपन माइंड रहना चाहिए और ओपन दिल, ओपन हार्ट रहना चाहिए। इंटरफेथ हार्मनी को अप्लाई रखना चाहिए। हमारे यहाँ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, हमारे बिहेवियर उनके साथ बहुत बुरे हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत बुरे लगती है ये चीज़ कि हम उनके साथ उस तरीके से ट्रीट नहीं करते एज़ अ माइनॉरिटी जैसा हमें करना चाहिए। तो ये मेरा एक बहुत वो है कि हम उनको भी उतनी ही ड्यू रिस्पेक्ट दें जितनी हम अपने फेलो मुस्लिम्स को देते हैं। तो ये इसके साथ ही आई वुड लाइक टू एंड दैट think positive, work for the betterment of yourself, improve yourself, be more responsible, और कंट्री के लिए जितना आप बेस्ट कर सकते हैं उतना करें। दुनिया में कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, लेकिन एज अ गुड पाकिस्तानी जाने जाएं और पहचाने जाएं। मिस मुदस्सिर भट्टा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपने इंतहाई कीमती वक्त में से टाइम दिया और हमारे मेरे नाजरीन के साथ, मेरे सुनने वालों के साथ, मुझे जो फॉलो करते हैं उनको अपनी कीमती आरा से, अपनी कीमती जो तजुर्बात हैं उनसे रोशनास करवाया, उससे आगाह किया, उसके बारे में बात की। तो इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।